हेलो एवरीवन। हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी और इस पे मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। इसके अलावा मैंने साइंस पे भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैंने प्लेलिस्ट भी अलग से बना दी है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो पिछले वीडियोज़ में मैंने पूछा था, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे सही है। लॉर्ड कैनिंग न सिर्फ पहला वायसराय था बल्कि लास्ट गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, इसी के काल में भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की महान क्रांति हुई थी। ठीक है, इसके काल में ही तीन यूनिवर्सिटी बनी थी और वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा फिर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके टाइम पे 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नेंस एक्ट आया था। ठीक है, इसके अलावा एक और इसके मतलब शासनकाल के दौरान या इसके जब ये वॉइस आया था तब एक और बिल आया था, वो था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल काफ़ी विवाद में रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले था कि जो भी यूरोपियन व्यक्ति होंगे, मतलब जो क्रिमिनल होंगे, ठीक है, उनका उनकी पेशी सिर्फ यूरोपियन जज के सामने होगी। लेकिन इस बिल के बाद कोई इंडियन भी, मतलब कोई इंडियन जज के सामने भी उन क्रिमिनल्स की पेशी हो सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत मतलब जो यूरोपियन थे वो बहुत इसके, और बेसिकली अंग्रेज, इसका बहुत विरोध किए और जिसके बाद इस बिल को वापस लेना पड़ा। रिपन इंडियंस के प्रति बहुत उदार था और इंडियन से सिंपैथी रखता था। ठीक है, फिर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते। एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछा जाता है रिपीटेड, वो ये है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। और कब हुआ था? 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर 1905। ठीक है, सॉरी सॉरी, 5 नहीं है, ये 16 होगा। ठीक है, इसको ठीक है, ये सही है, 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, फिर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वायसराय था। ठीक है, और आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके बाद कौन बना था? सी गोपालाचारी बने थे और इसके बाद ये पद को हटा दिया गया। जो माउंटबेटन था उसका एक प्लान था जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं या 3 जून का प्लान कहते हैं। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि भारत को हर हाल में जून 1948 में आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने अचानक से ही छोड़ने का प्लान बनाया और आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। ठीक है, तो आज के वीडियोस की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1907 में जर्मनी के स्टटगर्ट में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने सप्तऋषि नाम से जाने जाने वाला झंडा फहराया था? तो ये थी मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक है, मैडम भीकाजी कामा को हम क्या कहते हैं? मदर रिवोल्यूशनरी इन इंडिया कहते हैं। ये प्राइवेट सेक्रेटरी थी दादा भाई नौरोजी की। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में लगभग मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया है, जो पिछले 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। दादा भाई नौरोजी ने लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको ही हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सबसे पहले व्यक्ति थे जिसने इंडिया की क्या इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने की थी, मतलब 1885 में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उस वक्त किसने किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी ने। और नेक्स्ट सेशन जो कि 1886 में था वो किया था इन्होंने, मतलब दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता की थी। 1906 में जब इन्होंने कोलकाता सेशन की अध्यक्षता की तो वहाँ पे इन्होंने स्वराज वर्ड का यूज किया। ठीक है, और स्वराज वर्ड को फेमस किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कैसे किया था? उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है,
जिस तरीके से मैडम भीकाजी कामा को हम मदर रिवोल्यूशनरी कहते हैं, उसी तरह लोकमान्य तिलक को हम फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी कहते हैं। और इनको एक और भी उपाधि दी गई थी, कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब भारत में असंतोष के जनक। मतलब कुछ भी अंग्रेज करते थे ये इसका विरोध ही करते थे। ठीक है, मतलब हालांकि उस वक्त तो कुछ अच्छा करते भी नहीं थे अंग्रेज, इसीलिए ये विरोध करते थे। और ये किसने बोला था? ये बोला था वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था। लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को ही कहते हैं, आपको पता है। और इनके दो न्यूज़पेपर हैं, एक है मराठा जो कि इंग्लिश में है, और केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में है। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पुणे था। एक होम रूल लीग जो कि एनी बेसेंट ने बनाया था, वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? मद्रास में था। ठीक है, फिर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में हमको लगभग पता ही है, इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। और ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इनका मेमोरियल या समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट दिल्ली में है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और इस दिन हम क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को एक दूसरे महापुरुष का जन्म हुआ था जो कि लाल बहादुर शास्त्री हैं। और उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और इसको एक्सटेंड किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ओह गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओह सॉरी, स्क्रीन लॉक हो गई थी। और फिर इसके बाद गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, मतलब ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, वो थी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, और इनका दो न्यूज़पेपर था, एक था हरिजन और दूसरा था यंग इंडिया। इनका पहला सत्याग्रह भारत में था चंपारण। और अगर ओवरऑल पूछा जाए तो ट्रांसवाल में, जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ, इसीलिए इसको जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। और ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था बंगाल में। और इसे किया किसने था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जॉन सोर की रिकमेंडेशन थी। और ये बेसिकली टैक्स कलेक्ट करने के लिए था। ठीक है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन पहला अमेंडमेंट 1951 से हुआ था। अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो उनको क्या कहते हैं? द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज का जनक किसे कहते हैं? तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज पूछा जाए, जिसमें आता है कौन कौन? आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, तो उनके जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि सिविल सर्विसेज जो कि कलेक्टर वगैरह होते थे पहले के ज़माने में, वो उनका जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज का आर्टिकल है वो 312 है। ठीक है, आर्टिकल 312। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हमको कोई नई सर्विसेज बनानी है तो उसका बिल हमेशा राज्यसभा से पास होगा। ठीक है, राज्यसभा से पास होगा, फिर इसको पार्लियामेंट कानून तो बनाएगी ही बनाएगी। ठीक है, इसी की तरह दो अलग अलग क्या कहते हैं वो होती हैं। एक होती है महलवाड़ी। ठीक है, महलवाड़ी। और एक होती है रैयतवाड़ी। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस समझ लीजिएगा, रैयतवाड़ी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी जो थी ये हुई थी सबसे पहले मद्रास में। ठीक है, और इसके अलावा मद्रास के अलावा फिर इसको बॉम्बे में भी। ठीक है, बॉम्बे, चलिए लिखते नहीं है, ज़्यादा बेकार लग रहा है। तो महलवाड़ी की बात कर, सॉरी, हाँ महलवाड़ी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता था? महल का मतलब होता है गांव, तो इसमें एक गांव पूरा क्या करता था? एक गांव पूरा ही टैक्स कलेक्ट करता था और जाके टैक्स जमा कर देता था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि लगान मूवी देखा आपने, वैसा 3 गुना लगान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, तो ये राजस्थानी इलाका और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब उस वक्त का नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता था। ठीक है, और अब तो पाकिस्तान नहीं है, इस वजह से हम ज़्यादातर इसको राजस्थान के इलाकों में
काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद था रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा, रैयत मतलब होता है किसान, और जो क्या क्या कहते हैं, इसमें क्या होता था, ये कुछ कुछ जमींदारी प्रथा की तरह होता है, लेकिन इस जमींदारी प्रथा में क्या होता था कि सारे किसान जाके जमींदारों को देते थे, जमींदार फिर अंग्रेज को देते थे, लेकिन इसमें किसान डायरेक्ट अंग्रेज को ही टैक्स जमा करते थे। और ये सबसे पहले मद्रास में लगाया गया था, और मद्रास के बाद इसको लगाया गया था बॉम्बे में। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा जो थी वो थॉमस मुनरो ने लगाया था, और रिकमेंडेशन थी चार्ल्स रीड की, मतलब चार्ल्स रीड ने ही बोला था थॉमस मुनरो को लगाने के लिए। फिर महलवाड़ी प्रथा। महलवाड़ी प्रथा सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी ने लगाई थी, छोटे लेवल पे, मतलब कह लीजिए कि वो उसने हॉल्ट मैकेंजी ने पहले एक शहर पे लगाया, और विलियम बेंटिक ने इसको देखा और इसको पूरे राज्य पे लगा दिया। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो ये शासक था औरंगजेब। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि ली, और आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है, ये अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाला मुगल शासक था। अकबर ने कब से कब किया था? 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, 1605 तक। और इसने कब तक किया था? औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने किया था 1658, 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, 1707 तक किया था। ये औरंगजेब है और ये है अकबर। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब का जो मकबरा है वो है खुलदाबाद में, और इसने अपनी बीबी के लिए भी एक मकबरा बनाया जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं। ठीक है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया गया था। फिर इसके बाद है जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम है सलीम। ठीक है, इसे हम पियक्कड़ किंग भी कहते हैं, और इसने ही 5वें सिख गुरु अर्जुन देव का कत्ल करवाया था। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे ही अंग्रेजी अम्बेसडर या कह लीजिए राजदूत भारत आया था, जो कि जिसका नाम टॉमस रो था। ठीक है, उसको जहांगीर ने टाइटल दिया था अंग्रेज खान का। ठीक है, और जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में है, एकमात्र ऐसा मुगल शासक जिसका जो मकबरा है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, मुगल में दो ही लोग ऐसे थे जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी, एक जहांगीर जो है तुझके जहांगीरी, और दूसरा है बाबर जिसने लिखी है बाबर नामा। ठीक है, ये चित्रकला का बहुत शौकीन था, और इसीलिए इसके पीरियड को क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट। आर्ट, ठीक है, आर्ट कहते हैं। फिर इसके बाद शाहजहां है। शाहजहां के बचपन का नाम है खुर्रम, और इसके काल को हम क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाई थी। इसने सिजदा और पैबोज प्रथा को बंद किया था, जो कि बलबन के, गयासुद्दीन बलबन के काल से चली आ रही थी। और गयासुद्दीन बलबन जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, आई मीन सॉरी सॉरी, गुलाम वंश का संस्थापक नहीं, मतलब गुलाम वंश का राजा था। ठीक है, गुलाम वंश का जो फाउंडर था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा, एक सेकेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा जो उसका रियल फाउंडर था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, सिजदा क्या होता था? सिजदा मतलब सिर झुका के सलाम करना, और पैबोज मतलब पैरों को चूमना। ठीक है, इसके अलावा हिजरी संवत जो मुसलमानी कैलेंडर होता है उसको शाहजहां ने ही लागू किया था। ठीक है, और इसने हिंदुओं को कन्वर्ट कराने के लिए, मतलब हिंदुओं को मुस्लिमों में कन्वर्ट कराने के लिए एक अलग से विभाग बनवाया था। ठीक है, अब आते हैं अकबर। अकबर, सॉरी, अकबर। अकबर के बारे में जो मतलब है वो ये था कि, मतलब अभी मैंने बताया कि इसने 1656 से लेके सॉरी 1556 से लेके 1606 तक, सॉरी सॉरी 1656 से, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ, 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है, ये ईयर में बहुत कंफ्यूजन रहता है। चले, ठीक है, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसने क्या किया था, राज किया था। इसके बचपन का नाम जलालुद्दीन था। इसने दीन इलाही धर्म मतलब शुरू किया था, जिसको केवल बीरबल ने एक्सेप्ट किया था।
इसने जजिया कर और गौ हत्या बैन कर दी थी। इसने एक इबादत खाना बनवाया था जहाँ पे लोग पूजा पाठ करते थे, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो मकबरा है वो सिकंदरा नियर आगरा है। आपने बचपन से सुना होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो आइए आज 9 रत्नों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल, छोटा छोटा लिखते हैं, अबुल फजल। अबुल फजल अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखा था, और जिसे हम क्या कहते हैं, आईने अकबरी भी कहते हैं। फिर इसके बाद है फैज़ी। फैज़ी एक राइटर था, मतलब कवि था, फारसी कवि लिखता था, और ये अबुल फजल का ही भाई था। ये अकबर के बच्चों को पढ़ाता भी था, ठीक है। इसके बाद है तानसेन, ठीक है। तानसेन तानसेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक संगीतकार था, और इसका असली नाम क्या था, राम तनु पांडे। राम तनु पांडे, ठीक है। हाँ, ठीक है, ई वाई, रामतनु पांडे। फिर इसके बाद है टोडरमल। कितने हो गए, 3 हो गए, चौथा टोडरमल। टोडरमल वित्त मंत्री था, ठीक है। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, अब्दुल लिख रहा हूँ केवल। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खान का बेटा था, और बैरम खान वही था जिसने पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर की तरफ से लड़ा था, और अकबर का सेनापति था। मतलब अकबर तो उस वक्त 13 साल का था, तो उसका कोई योगदान तो था नहीं। तो बैरम खान ने वो युद्ध लड़ा था, और बैरम खान की मतलब जीत हुई थी। और किसके खिलाफ लड़ा था? ये लड़ा था हेमू विक्रमादित्य के खिलाफ 1556 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। फिर थे दो और हैं, मतलब दो क्या, कुछ हैं, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। इसके अलावा बीरबल। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। और एक कौन था, एक एक और सलाहकार था, फ़खरुद्दीन, ठीक है। फ़खरुद्दीन। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और 3 उधर 8। एक और थे, एक और हैं, मानसिंह आम्बेर के राजा, ठीक है। आम्बेर के राजा, और सबसे अधिक मनसबदारी कौन पाता था? यही पाते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कहे जाने वाले, सॉरी, राष्ट्रपिता कहे जाने वाले व्यक्ति के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपिता किसे कहते हैं। तो सभी बच्चों को पता, मतलब बच्चे बच्चे को पता होता है कि भारत के राष्ट्रपिता, क्योंकि पहली दूसरी क्लास में ही हमको पढ़ाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी, ठीक है। और इनके राजनैतिक गुरु कौन थे? इनके राजनैतिक गुरु थे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु का नाम पूछा जाता है, तो वो थे गोविंद रानाडे। ये नरम को बिलोंग करते थे, और इन्हें भारत का गोल्ड स्टोन कहा जाता था। मतलब अभी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो वित्तीय समझ थी वो बहुत अच्छी थी, और ये जो आर्ग्यूमेंट करते थे वो भी बहुत उच्च दर्जे का करते थे, इसीलिए इनको गोल्ड स्टोन कहा गया, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आपको पता होना चाहिए, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और बदले में महात्मा गांधी ने उनको क्या दिया था? टाइटल, गुरुदेव का टाइटल दिया था। राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में हमने शायद अभी डिस्कस भी किया था, तो इनका जो मेमोरियल है वो राजघाट है, ठीक है। और बाकी आप फिर से उसको सुन लीजिएगा। फिर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने ही दी थी। इसके अलावा जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है, 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी वर्सेस, सॉरी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, उसमें जो महात्मा गांधी की तरफ से साइन किया था वो थे मदन मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और इन्होंने ही मदन मोहन मालवीय ने ही बीएचयू की स्थापना की थी 1916 में, और किसकी मदद से की थी? एनी बेसेंट की मदद से की थी, ठीक है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, और अगर आपको लगता है कि मुझे ऑप्शन पढ़ना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप
क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ऑप्शन पढ़ सकते हैं, सही आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आप वो सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी वीडियो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने ही कब नष्ट किया था? 1193 में, ठीक है। 1193 ईस्वी में ही इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय और इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में थी वो भी इसने नष्ट कर दी थी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और अगर हम नालंदा की बात करें तो नालंदा की स्थापना 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, ठीक है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो ये एक इल्बरी तुर्क था, मतलब इसकी एथनिसिटी जो थी वो तुर्क थी, ठीक है। और इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाई थी और इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक था, लेकिन असली संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश को हम क्या कहते हैं? इल्तुतमिश को हम कहते हैं गुलामों का गुलाम, ठीक है। पोलो चौगान खेलते वक्त ये घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। ये बात हम कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक की, ठीक है। इसके बाद है गजनवी। गजनवी ने कुल 16 बार भारत पे आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण जो उसने किया था वो था 1001 ईस्वी में, ठीक है। 1001 ईस्वी में किया था। और जो वाहिंद वाहिंद के जो राजा थे, ठीक है। और एक सेकेंड देखिए आ जाता है, हाँ चलिए आगे। वाहिंद के राजा जो कि क्या नाम था? जयपाल। जयपाल के ऊपर इसने आक्रमण किया था और उसको हरा दिया था। 1014 ईस्वी में इसने मथुरा के मंदिर पर आक्रमण किया और उसको लूट कर नष्ट कर दिया। और 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ पर हमला किया था, सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसको न सिर्फ लूटा, उसको नष्ट भी कर दिया था, ठीक है। फिर है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 1191 में पहला युद्ध इसने लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, जो कि ये हार गया था। और फिर दूसरा युद्ध लड़ा था इसने अगले ही साल 1192 में, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक बुक लिखी गई है जो कि पृथ्वीराज रसो है, और किसने लिखी है? चंद्र बरदाई ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी अस्तित्व में आई, मतलब किस देश में आई? तो वो देश है सिंगापुर, ठीक है। ऑप्शन डी, सॉरी कोई आ गया था, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन फिर से। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना अस्तित्व में आई, मतलब बेसिकली ये पूछा जा रहा है किस देश में आई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सिंगापुर सही था, ठीक है। जो इसके रियल फाउंडर जो कहा जाता है वो कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को, सॉरी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। जबकि जो इसके फाउंडर थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। और कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह, ये थोड़ा सही नहीं होता, हाँ। कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। इन्होंने पहले आज़ाद हिंद फौज आज़ाद हिंद फौज इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। फिर इसी को बाद में क्या कहा गया? आईएनए कहा गया, इंडियन नेशनल आर्मी कहा गया। और बाद में इसके जो कर्ता धर्ता थे वो सुभाष चंद्र बोस को बना दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस ने इसको नेक्स्ट लेवल पे, मतलब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए, इसी वजह से इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। इसमें 4 रेजिमेंट्स थी जो कि थी गांधी, नेहरू, सुभाष और झांसी रेजिमेंट। गांधी, नेहरू और सुभाष में क्या थे? केवल मेल थे, ठीक है। और जो इसके हेड थे वो खुद सुभाष चंद्र बोस थे। जबकि झांसी रेजिमेंट थी वो जो उसकी हेड थी वो थी लक्ष्मी सहगल, और क्या कहते हैं, ये केवल फीमेल्स के लिए था, ठीक है। फिर सुभाष चंद्र बोस की बात अगर करें तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इंडियन स्ट्रगल। इसके अलावा इन्होंने कुछ जो स्लोगन दिए हैं जो कि बहुत फेमस हैं, पूछे भी जाते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, फिर दिल्ली चलो, और फिर एक और था कि जय हिंद, ठीक है। ये तीनों नारे किसने दिए हैं? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। इनका जो बर्थ प्लेस है वो कटक में है। और इसके अलावा इनका जो बर्थ जो था वो है 23 जनवरी
ठीक है। और इस दिन हम क्या मनाते हैं, इस दिन हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। इन्होंने दो सेशन की अध्यक्षता की थी, एक था 1938 और एक था 1939। 1938 में इन्होंने हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता की थी और 1939 जो कि अक्सर पूछा जाता है वो त्रिपुरी सेशन था। यहाँ पे इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था जिसको बैक सपोर्ट मिला था गांधी जी का। तो यहाँ पे जब इन्होंने हरा दिया था पट्टाभी सीतारमैया को, तब लोग ऐसा कहने लगे थे कि इन्होंने गांधी जी को हरा दिया। और इससे क्या हो रहे थे कि नेहरू आई मीन सुभाष चंद्र बोस ने ये सोचा कि कहीं हम मतलब कांग्रेस के बीच में मतभेद ना हो जाए, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। और ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी श्रावस्ती में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति का मतलब यहाँ पे है इनकी मृत्यु से। ठीक है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी में अशोक ने एक पिल्लर लगवाया था जिसको हम क्या कहते हैं, रोमन देई पिल्लर कहते हैं। ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था, जिनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई थी। सिद्धार्थ मतलब सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था गौतम बुद्ध के, और कुछ दिनों में ही शायद मृत्यु हो गई थी या जन्म देते वक्त ही मृत्यु हो गई थी। फिर इनके पिता ने दूसरी शादी की थी और महामाया मतलब जो इनकी जो रियल मदर थी उन्हीं की बहन से की थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। और पहली जो फीमेल थी जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था वो इनकी यही सौतेली माँ कह लीजिए। अब मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता है जो थोड़ा इनको रिस्पेक्ट दे। ठीक है। तो महाप्रजापति गौतमी थी जिन्होंने जो पहली फीमेल थी और बौद्ध धर्म अपनाई थी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, राहुल बेटे का नाम था। और बोध गया में जो कि बिहार में है, और बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। जो क्या कहते हैं, बुक बुक ये, हाँ, बौद्ध धर्म की तीन पुस्तक हैं। एक है सुत्त पिटक, ठीक है। एक है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म, ठीक है, ये एच है, सॉरी, सही से चलता नहीं है। अभिधम्म पिटक है और एक है विनय पिटक। ठीक है। तो ये तीनों पुस्तक हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। और सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये गलत है, क्या हो रहा है, विनय पिटक, ठीक है। तो इन्होंने जो क्या हुआ था, इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी, सॉरी, जो इन्होंने निर्वाण प्राप्ति की थी वो कुशीनगर में की थी, और श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक अपने वो उपदेश दिए थे। ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है। तो कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक साम्राज्यवाद का सिद्धांत इसको किसने प्रतिपादित किया था, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। ठीक है। इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो ये फिर से आ गए हैं दादा भाई नौरोजी। जहाँ पे भी वित्तीय बात होगी ज़्यादातर जगहों पे जो अर्ली स्टेजेस हैं जहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस का स्टार्ट होता है, वहाँ पे ज़्यादातर नाम दादा भाई नौरोजी से ही रिलेटेड आपको मिलेगा। ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस कर लिया है। इनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन्होंने लिखा था। और इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन जो कि इंग्लैंड का लोकसभा है, वहाँ पे चुने जाने वाले मतलब इलेक्ट होने वाले पहले नॉन यूरोपियन और पहले भारतीय दोनों, ठीक है, नॉन यूरोपियन और पहले भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और शायद मैंने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया था। ठीक है। ये हो गया। महात्मा गांधी के बारे में हम डिस्कस करें तो महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह भारत में था वो चंपारण में था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट किया था। ठीक है। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इसी दिन हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा आरसी दत्त की बात करें तो आरसी दत्त ने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो लाहौर का सेशन 1929 में, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और अगले साल मतलब 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत का झंडा फहराया गया और आज़ादी दिवस एक प्रकार से मनाई गई। इसीलिए हम जो अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो हम 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि हम इस जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब बन गया था, वो बन गया था 26 नवंबर को ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमने इसको लागू कब किया, इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि हमने जो पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था, उस जो डेट को हम भूल ना जाएं और उस बात को हम याद रखें, इसी वजह से ऐसा किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी एवं बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीकों में शामिल किया गया। तो जो स्वदेशी का मतलब है कि हम जो देश में चीज़ें बनेंगी, जो भारतीय लोग बनाएंगे, केवल उसका यूज करेंगे। और बहिष्कार मतलब जो भी भारतीय चीज़ नहीं होगी, चाहे वो कहीं से भी आए, उसको हम बहिष्कार कर देंगे। बेसिकली ये अंग्रेज़ों और यूरोपियन वस्तुओं की बात हो रही थी। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के बाद। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, सॉरी 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इसके बाद जो बंगाल में लोग क्या थे, गंगा स्नान किए थे। ठीक है, गंगा स्नान किए थे और एक दूसरे को राखी बांधे थे, मतलब रक्षा बांध के उसका विरोध किया था इन लोगों ने, मतलब उस समय के भारतीय लोगों ने। ठीक है, फिर है होम रूल। होम रूल के बारे में, होम रूल की स्थापना तिलक, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक, जो भी आप कह लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने की थी। और इसका हेडक्वार्टर उन्होंने पुणे पुणे बनाया था, और एनी बेसेंट ने इसका हेडक्वार्टर मद्रास बनाया था। ठीक है, उन्होंने अलग होम रूल लीग की स्थापना की थी, इन्होंने अलग रूल। एनी बेसेंट वही है जिन्होंने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता, मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। और पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, 1925। 1925 से जस्ट पहले 1924 में महात्मा गांधी जी ने किया था। और ये सेशन था बेलगांव, और जो कि आजकल बेलगांव कहाँ है, इस मतलब प्रदेश में है, वो है कर्नाटक में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। साइमन कमीशन बना था, और साइमन कमीशन 1927, मतलब 1927 में इसकी मतलब जो मतलब ये बना था बेसिकली। और 1928 में ये भारत आया था, फरवरी 1928 में ये भारत आया था। और तब नारे लगे थे साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि पहले ये जान लीजिए साइमन कमीशन आया क्यों था। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो एक्ट आया था, या रिफॉर्म्स कह लीजिए, उसके 10 साल पूरे होने वाले तो 1929 में। तो साइमन कमीशन एक कमीशन बनाया गया, जिसका जो लीडर मतलब हेड था वो था साइमन। ठीक है, इसमें क्या थे, 7 लोग थे। 7 लोग थे, और ये भारत ये देखने आए थे कि अब 10 साल होने वाले हैं, तो भारत को क्या क्या और दिया जा सकता है, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस दिया जा सकता है, और जो जो भारतीयों को दिया जा सकता है। और फिर से स्क्रीन लॉक हो गई। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ध्यान उतर जाता है। खैर, तो साइमन जो कमीशन आया भारत, इसमें 7 लोग थे। और बहिष्कार इसका इन्हीं 7 लोगों की वजह से किया जा रहा था, क्योंकि ये जो 7 लोग थे, इनमें एक भी भारतीय नहीं था। और ये सब आ रहे थे कानून बनाने के लिए, भारतीयों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी वकालत करने, मतलब उसके बारे में देख रेख करने और उसके बारे में कानून बनाने। लेकिन इसमें भारतीय नहीं थे, इसी वजह से कांग्रेस ने इसका पूरा बहिष्कार किया, और कांग्रेस के साथ पूरे भारत में इसका बहिष्कार किया गया। इसी मतलब बहिष्कार का जो आंदोलन चल रहा था, मतलब इसमें ही लाठीचार्ज हो गया था, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और ये लाठीचार्ज किसके कहने पे हुआ था, सैंडर्स के कहने पे। और सैंडर्स को बाद में भगत सिंह और राजगुरु ने मार दिया था। ठीक है, फिर है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, और 1920 में। और इसी दिन
ये क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस दिन किस भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी मतलब सेनानी की मृत्यु हुई थी, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। फिर 1922 में इसको वापस ले लिया गया था, क्योंकि ये एक क्या थे मतलब अहिंसा वाला आंदोलन था। ठीक है। गांधी जी ने इसमें बोला था कि हम 1 साल में आज़ादी लेकर आएंगे, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं। 2 साल हो गए थे और अंग्रेज आपको पता है कितने बर्बर थे। तो ऐसे ही एक झड़प हुई थी गोरखपुर में। ठीक है। वहाँ पे एक गांव है चौरी चौरा। ठीक है। उस चौरी चौरा में वहाँ पे झड़प हुई थी, और फिर क्या हुआ था, जो भारतीय थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें शायद 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए थे। इसके बाद गांधी जी ने अपना जो आंदोलन है इसको वापस ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। वो है, निम्न में से कौन सा प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। तो जिले इलाही की उपाधि धारण करने वाला गयासुद्दीन बलबन था। ये गयासुद्दीन बलबन वही है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था कि इसने ही सिजदा और पैबोज ये प्रथा स्टार्ट कराई। सिजदा मतलब सर झुका के सलाम करना, और पैबोज का मतलब पैरों को चूमना। ठीक है। जो गयासुद्दीन बलबन था ये इल्तुतमिश के समय, जो कि रियल फाउंडर था, ठीक है, गुलाम वंश का रियल फाउंडर था, उसके समय ये चालीसा ग्रुप का मेंबर था। और जैसे ही बलबन राजा बना, इसने चालीसा ग्रुप को खत्म कर दिया, क्योंकि इसको पता था कि इस चालीसा ग्रुप से ही विद्रोह की आग भड़कती है। तो इसने पहले ही चालीसा ग्रुप को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, सही जवाब है। ठीक है। फिर इसके अलावा जो क्या कहते हैं, जो नौरोज़ त्यौहार जो कि पारसियों का वो नया साल होता है, उसको इसने ही शुरू किया था। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी इसने अपनाई थी। और उलेमाओं जो कि मुस्लिमों के धर्म गुरु हैं, उनको इसने बोला कि भैया तुम लोग अपने काम से काम मतलब रखो। ठीक है। धर्म का काम करते हो तो तुम लोग धर्म के काम में ही रहो, और ज़्यादा शासन में उछल कूद मत करो। ठीक है। ऐसा ही मतलब बेसिकली ऐसा भाई, राजा था उस वक्त तो कोई राजा के खिलाफ बोल नहीं सकता था, तो वो तो कुछ भी कह सकता था। ठीक है। तो मैंने तो फिर भी बहुत सिंपल भाषा में बोला था। फिर है अकबर। अकबर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसके 9 रत्न थे। इसका बचपन का नाम जलालुद्दीन था। इसने दीन इलाही स्टार्ट किया था। ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं आईने अकबरी जो था वो अबुल फजल ने लिखा था। और ये दीन इलाही धर्म अपनाया मतलब शुरू किया था, जिसको केवल बीरबल ने अपनाया था। एकमात्र हिंदू वही था। फिर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम क्या कहते हैं, दूसरा सिकंदर कहते हैं। इसका एक गुलाम था जो कि 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसीलिए उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। और उस गुलाम का नाम था मलिक काफूर। मलिक गाफूर क्या है, ये जो साउथ साइड था ये गया था युद्ध लड़ने, मतलब बेसिकली इसको सेनापति बनाया गया था। और इसने ही रुद्र प्रताप या प्रताप रुद्र देव, रुद्र प्रताप देव या प्रताप रुद्र देव, मतलब थोड़ा आगे पीछे नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद प्रताप रुद्र देव। ठीक है। यही है। वहाँ से इसने कोहिनूर कोहिनूर हीरा छीना था, मतलब जीत लिया था या छीन लिया था, और फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ रिफॉर्म किए थे, जैसे कि दाग प्रथा, मतलब घोड़े पे दाग लगा दिया जाता था। हुलिया, ठीक है, सैनिकों का एक प्रॉपर हुलिया रहेगा। और इसने बोला था कि क्या कहते हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक मतलब इस जो एक आपने मूवी देखी होगी या कहानी सुनी होगी, पद्मावती। ठीक है। पद्मावती इसी के काल में राजा रत्न सिंह से इसकी लड़ाई हुई थी, और धोखे से इसने राजा रत्न सिंह को मार दिया था। और जो लेकिन हालांकि एक क्वेश्चन ये ध्यान दीजिएगा कि जो पद्मावत जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी शेर शाह सूरी के टाइम पे, मतलब 200 लगभग 200 सालों के बाद लिखी गई थी। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को हम क्या कहते हैं, वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम किए थे जो कि मतलब बहुत बेवकूफ़ाना थे। हालांकि ये सबसे अधिक पढ़ा लिखा मुस्लिम राजा था। ठीक है। अगर मध्यकाल की बात की जाए तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा राजा यही था, लेकिन फिर भी इसीलिए इसको वाइजेस्ट फूल कहा जाता है। मतलब दिमाग तो बहुत है, लेकिन फर्जी काम के लिए कर मतलब जो काम करता था वो उल्टा ही पड़ जाता था।
तो जैसे इसके कुछ काम थे, जैसे कि इसने इराक पे अटैक करने की प्लानिंग बनाई, सब कुछ रेडी हो गया, फिर कहा कि अरे हटाओ नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर इसने कुमाऊँ हिल्स, मतलब गर्मी पड़ रही होगी तो कहा चलो ठंडी जगह पे हमला करते हैं। जब तक तैयारी वैयारी किया, और फिर जब पहाड़ी चढ़ने लगा बारिश स्टार्ट हो गई, सब पहाड़ से गिर गिर कर मर गए। इसके बाद इसने दोआब, दोआब का मतलब होता है, मतलब गंगा जमुना का दोआब, मतलब दो नदियों का जो क्या कहते हैं बीच का जो टाइम होता है, हाँ मतलब टाइम नहीं प्लेस होता है, उसको क्या कहते हैं दोआब कहते हैं। जैसे पंजाब, पंज आब, मतलब पंजाब में क्या 5 नदियाँ हैं, इस वजह से उसको पंजाब कहते हैं। अब नहीं है क्योंकि अब पंजाब बट गया है, और बड़ा वाला जो पंजाब है वो पाकिस्तान के पास है, हमारे पास तो बहुत छोटा सा ही पंजाब है, इसलिए अब वो पंजाब तो नहीं रह गया है। क्या, सॉरी फिर से कोई आ गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में फिर से हम एक बार मतलब पूरा रिपीट कर देता हूँ मैं। इसको वाइजेस्ट फूल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये था तो बहुत पढ़ा लिखा, मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा यही था, ठीक है। लेकिन इसने फिर भी कुछ बेवकूफ़ाना, मतलब कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ाना काम किए थे। जैसे कि क्या था, इराक पर अटैक, ठीक है। इराक पर अटैक करने का प्लान बनाया, लेकिन फिर वहाँ पे जब सारी तैयारियाँ हो गई तो नहीं गया। फिर उसके बाद था कुमायूं हिल्स पे, इसने क्या किया, मतलब हो सकता है गर्मी का मौसम हो तो इसने प्लान बना लिया कि चलो इस पे लड़ाई करेंगे, फिर जब ठंडी आएगी तो वहीं पे रहा जाएगा। तो प्लान बनाते बनाते टाइम लग गया, और जब बरसात, मतलब फिर वहाँ पे चढ़ाई करने लगा और बारिश हो गई, सारे जितने भी सैनिक गए थे मैक्सिमम मारे गए। फिर इसके अलावा जो इसने किया था काम, इसने टोकन करेंसी, मतलब जैसे कि जैसे आजकल हम सिक्के यूज करते हैं वैसे टोकन करेंसी इसने चालू की। लोग इसको घर पे बनाने लगे, ठीक है। हालांकि दिमाग अच्छा लगा था, लेकिन इसको क्या पता था कि लोग इससे भी ज़्यादा दिमागदार हैं। तो, तो क्या हुआ, लोग घर पे बनाने लगे और इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ गई, ठीक है। फिर इसके अलावा इसने क्या किया था, दिल्ली से दौलताबाद, मतलब दिल्ली से महाराष्ट्र अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी, और सब सामान लेके वहाँ पहुँच गया, फिर वापस गया। तो इससे लोगों को बहुत बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। और फिर दोआब, दोआब के बारे में मैंने अभी बता ही रहा था, तभी कोई आ गया था। तो दोआब क्या होता है, जैसे कि दो नदियां हैं, ठीक है, या दो वाटर बॉडीज हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को दोआब कहते हैं। जैसे कि गंगा यमुना के बीच का दोआब, ठीक है, ये आपको यूपी में मिलेगा। और उसके अलावा पंजाब, जैसे कि पंज आब, मतलब 5 नदियों, ओह यार, 5 नदियों, क्या बताऊँ, जो 5 नदियां हैं, जैसे कि अब तो पंजाब में बची नहीं 5 नदियाँ, क्योंकि आधा पंजाब, क्या आधे से ज़्यादा पंजाब तो पाकिस्तान के पास है, हमारे पास तो बहुत थोड़ा सा पंजाब है, तो अब वो पंजाब नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसे पंजाब कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब तो पहले तो, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, कौन था, गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है। और हम बात कर रहे थे वो दोआब पे इसने टैक्स लगा दिया था, जिससे वहाँ के किसान बहुत त्रस्त हो गए ऑलरेडी, मतलब बहुत टैक्स तो ऑलरेडी हमेशा लगा ही रहता था, और उसने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, बाकी हमने सबके बारे में डिस्कस कर ही लिया है। तो ये अब आपका काम चालू होता है। ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत से किस वर्ष में अलग किया? तो इसका सही जवाब आप कमेंट में करिएगा, और वीडियोस कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कुछ इंटरप्शन हुए थे तो उसको इग्नोर करिएगा, और जो मैंने बोला, जो मैंने एक्सप्लेन किया उस पर केवल फोकस करिएगा। तो थैंक यू, और जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।